स्वागत है आपका एक बार फिर से और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं क्योंकि आज महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, नई सरकार मिलने वाली है। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल उन्हें मुंबई के आजाद मैदान पार्क में शाम करीब 5:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि उनके साथ आज 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के मंत्री, एनडीए के दलों के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री, इसके साथ ही एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कई बड़े उद्योगपति और फिल्म जगत से जुड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। संत महात्माओं को भी बुलाया गया है, वो भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और एकनाथ शिंदे और अजित पवार के भी आज शपथ लेने की बात हो रही है बतौर उप मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस को ये सभी संत महात्मा आज आशीर्वाद देंगे। हम आज चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र की जो आज नई सरकार का गठन होने वाला है इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक, हमारे संवाददाता लगातार मुंबई में आज़ाद मैदान में मौजूद हैं जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। केएम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं नेशनल अफेयर्स के, हम उनसे भी जानेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, ओम प्रकाश तिवारी जी। आप सबका स्वागत है। हम चर्चा यही कर रहे हैं कि आज जो नई सरकार बनने वाली है, अभी ब्रेक के पहले जो चर्चा हो रही थी, अभिषेक पहले जरा आपसे कि एकनाथ शिंदे को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्या वो शपथ लेंगे या नहीं? अभी तक उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला है। क्या आपको आपके सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है? ये आप मान के चलिए, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने ये कहा हुआ है कि आपको शपथ लेना चाहिए, जिसके बाद वो शपथ ले रहे हैं और उनके साथ अजीत पवार भी शपथ ले रहे हैं, ये भी कंफर्म हो गया है। और 3 लोगों की आज शपथ विधि होगी। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां हैं, तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम सारे लोग जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। और कहाँ आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए? 40 गांव मतदार संघ मंगेश दादा चव्हाण, मंगेश चव्हाण 40 गांव मतदार संघ। भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। देखिए, ये यहाँ पर तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग उत्साहित हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं भारत माता के नारे के साथ हिंदुओं की बात करने वाले जिस तरीके से वो हैं, और तमाम सारे लोग हैं जो कि अलग अलग जगहों से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? माता की जय। हम शाहपुर से आए, आसनगांव बारामती से आया हूँ, अजित दादा के समर्थन। ठाणे से आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के तमाम समर्थक वहां पर एकत्रित हुए हैं। अभिषेक उनसे लगातार बात कर रहे हैं, कहां से वो आए हैं वो बता रहे हैं। हम लाड़की बहनी, लाड़की बहन को लेकर जो चर्चा चल रही थी उस पर यहाँ तस्वीरें आप देखिए। और एक तरफ अजय अतुल का संगीत बजेगा और भारत माता के नारे के साथ तमाम सारे लोग देखिए आए हुए हैं। ये देखिए, जय श्री राम और ओम नमः शिवाय के कपड़े पहन के लोग आए हैं। भारत माता के नारे के साथ तमाम सारे लोग दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें ये बताने के लिए कहाँ से आए हैं? देश में नरेंद्र, महाराष्ट्र में फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री पदाची या ठिकाणी शपथ घेत आहे। सर्व महाराष्ट्र राज्याला या ठिकाणी एक आनंदाचा उत्सव या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे। तरी समनेर तालुक्यामधून भारत माता की आपके पास आते हैं, दोबारा आते हैं अभिषेक आपके पास। और जरा रुक करते हैं, केएम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर नेशनल अफेयर्स। आज नई सरकार का गठन होने वाला है। तमाम इफ एंड बट के बीच अब सरकार में कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री का तो फाइनल हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था उसमें अजीत पवार ने कह दिया कि मैं तो शपथ ले रहा हूं, लेकिन पत्ता एकनाथ शिंदे ने नहीं खोला। इसको लेकर भी दिल्ली के गलियारों में भी चर्चा हो रही होगी और इसको लेकर भी लोग
एनालिसिस कर रहे होंगे इस सरकार का जो गठन हो रहा है नई सरकार को लेकर। आनंद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा था कि मेरे पानी को कम होते देखकर किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ वापस आऊँगा। तो आज जब सवेरे सो के उठा तो अखबार में देख रहा था कि संघ परिवार का एक अनुयायी, एक भक्त जो है वो 5 साल बाद फिर से वापस हुआ है। शिंदे मंत्री बनेंगे कि नहीं, मुख्यमंत्री तो खैर अब नहीं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जयराम विप्लव हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक सवाल ले लेते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। विप्लव जी, सवाल ये उठ रहा है कि शिंदे शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? अब इसमें किंतु परंतु का तो कोई विषय है नहीं, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। और जब आपने 11-12 दिनों तक इतना ब्रेकिंग न्यूज और इतना अटकलों का बाजार गर्म देखा तो 2-3 घंटे और इसका आनंद लीजिए। और 5 बजे 5:30 बजे के करीब जब मंच पर सारे लोग शपथ ले रहे होंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता ने जो एक प्रचंड जनादेश दिया उसका अनुपालन करते हुए एक ऐसी मजबूत सरकार वहाँ पर एनडीए की बनने जा रही है जो आने वाले 5 वर्षों में निर्बाध रूप से अपने किए हुए तमाम वादे पूरे करेगी, महाराष्ट्र को मजबूत बनाएगी और राष्ट्र को विकसित बनाने में महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका को तय करने वाली है। आनंद, जो भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में जो सबसे बड़ी चर्चा है कि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र किसी भी तरीके से चुनाव जीत जाते हैं और आपकी वहाँ पे सरकार होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में केंद्र में वापस उसी पार्टी की सरकार आएगी। तो जो सबसे बड़ी बात है कि एक आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा, शायद मुझे लगता है कि पार्टी के जो रणनीतिकार थे उनको भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि मैं इस बात को कोट कर सकता हूं कि जो पार्टी के सह प्रभारी थे अश्वनी वैष्णव जी और जो उनके प्रभारी थे उनसे एक दिन मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और निश्चित तौर पर जीतेगी। उन्होंने चुनाव शुरू होने से करीब 2 दिन पहले कह दिया था, लेकिन इतनी मजबूती के साथ जीतेगी ये तो मुझे लगता है कि उनके जो प्रभारी थे, पार्टी अध्यक्ष थे, तमाम रणनीतिकार को भी पता नहीं था। लेकिन मुद्दा ये हुआ कि संविधान की रक्षा कौन करेगा। लोगों ने जवाब दिया कि संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के लोग करेंगे। सवाल उठ रहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। मराठाओं ने मिल के खुल के वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को और ये स्थापित कर दिया कि अगर आरक्षण देने की बात है तो यही पार्टी हमको आरक्षण देगी, बाकी लोगों ने तो हमसे वोट लेना है। दूसरी बात, जो पीछे सरकार बनी थी उसमें जिस तरीके से मुस्लिम पोलराइजेशन के खिलाफ हिंदुओं ने वोट दिया था और वोट दिया शिवसेना के उद्धव ठाकरे को, उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से पलटी मारी और कांग्रेस के साथ हो गए तो जनता ने उनको बता दिया कि आप कहां बैठने के लायक काबिल है। जयराम, सवाल ये उठता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि ये टेक्निकली मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन सरकार तो हम तीनों मिल के चलाएंगे। तो यही तो एनडीए का खूबसूरती है। आप देखिए कि 2014 में चाहे केंद्र में हो, 19 में हो, दोनों बार हमको पूर्ण बहुमत अकेले मिला था, लेकिन मोदी जी ने अपने गठबंधन के तमाम साथियों को साथ लेकर के मंत्रिमंडल में एक अच्छी सरकार चलाई। एनडीए के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जहां भी जिस भूमिका में है वो सबको साथ लेकर के चलती है, क्योंकि स्वार्थ की बात नहीं है, लड़ाई कुर्सी की नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हमारी लड़ाई है देश को बचाने की और देश की जनता इस बात को बखूबी एहसास करती है कि 70 वर्षों तक हमने कांग्रेस का शासन देखा, अलग अलग राज्यों में तमाम क्षेत्रीय दलों का शासन देखा। ये केवल झूठ बोल करके सत्ता में आते हैं और वादे नहीं पूरे करते। उदाहरण के लिए मैं कोट करता हूँ खड़गे, लेकिन आप पे आरोप लगता है कि आप अगर पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे तो आप संविधान को नष्ट कर देंगे। इस सारे झूठ की पोल तो खुल गई। लोकसभा चुनाव में भी वो चाहते थे लेकिन 100 पार नहीं कर पाए थे और उसके बाद लगातार हरियाणा में इसकी पोल खुली, इसकी पोल महाराष्ट्र में खुली और आज आप देख लीजिए कि जिस हिंदू वर्ग को और देश को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस पार्टी पहले हिंदू मुसलमान में लड़ाती थी, आज हिंदुओं के अंदर वो अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी करके लोगों को लड़ाना चाहती है। तो जनता ने जवाब दे दिया कि एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में चुनाव था, एक है तो सेफ है और इसके लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, साधुवाद देना चाहिए योगी जी को कि योगी जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। लेकिन सवाल ये है, जो सब एक जो
सबसे पहला सवाल ये है कि आज देवेंद्र फडणवीस जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और उनकी बातों को तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने कोट किया है कि मैं समंदर हूँ, वापस लौट के आऊँगा। ये प्रतीक है इस बात का कि अगर आप धीरज रखते हैं और आप अपने काम को ईमानदारी से और सफलता से करते जाते हैं तो मंजिल कभी भी दूर नहीं है और जीवन में कोई चीज़ कभी समाप्त नहीं होती है। बिल्कुल। और जयप्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और महाराष्ट्र की जो सियासत है, जो राजनीति है, उसके बारे में उनसे भी चर्चा हो रही थी ब्रेक के बाद भी, और उन्होंने भी ये सब कहा था कि आखिर ये पत्ता क्यों नहीं खोल रहे हैं एकनाथ शिंदे कि वो शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उसमें भी जब अजीत पवार ने साफ तौर से कह दिया कि मैं तो शपथ ले रहा हूं, तो उस पर थोड़ा सा हंसी के साथ उन्होंने कहा कि आप तो हमेशा तैयार रहते हैं, रात में भी तैयार रहते हैं शपथ लेने के लिए। बहरहाल अब आज शपथ ग्रहण समारोह है और इसकी बात आप कर रहे थे। जयप्रकाश जी, ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात पूरी कीजिए। और सवाल ये कि टेक्निकल तौर पर मुख्यमंत्री बदला गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, सरकार तीनों मिलकर चलाएंगे। क्या उनके सामने चुनौतियां आ सकती हैं या कितनी आसानी से वो सरकार चला सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम है, महाराष्ट्र की राजनीति का एक धूमकेतु है, हम कह सकते हैं। अगर पूरे अंतरिक्ष का, तो उसमें कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको मैं इस तरह से इसको बताना चाहूंगा कि 21 वर्ष की उम्र में अगर कोई युवा नगर सेवक बन जाता है, पार्षद बन जाता है, 27 वर्ष की उम्र में विधायक बन जाता है, और आप समझिए वो नागपुर के मेयर भी रह चुके हैं। बहुत ज्यादा उठापटक राजनीति की जो है उन्होंने सीखी है, देखी है और समझी है। गोपीनाथ मुंडे हो या नितिन गडकरी हो, सभी के साथ उन्होंने काम किया है। और 2014 से अगर हम इसको सिर्फ देखें, 2014 से 2019 महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने देखा कि अजीत पवार के साथ सरकार बनाने का एक मौका मिल सकता है, तो अजीत पवार अपनी पार्टी को छोड़कर उनके साथ आए, मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 80 घंटे ये गवर्नमेंट चली। अब तीसरी बार ये जो मौका मिला है, उसके पहले वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ऐसा होने जा रहा है 1960 के बाद कि कोई उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ऐसा संयोग जो है पहले कभी आया नहीं, या ऐसा संयोग पहले किसी नेता को मिला नहीं, भले वो गोपीनाथ मुंडे हो, आर पाटिल हो, छगन भुजबल हो, खुद अजीत पवार आज 6वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन कभी उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, और हमेशा वो ये बयान देते रहे कि मैं भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हूं। तो यहाँ एक दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात यह है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, शाम तक वो क्लियर करेंगे। अजीत पवार ने कहा कि वो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको तो सुबह शाम उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की आदत है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, वर्षा बलिया में अभी भी मीटिंग चल रही है। जो 57 विधायक चुनकर आए हैं, वो अपने नेता को मनाने में जुटे हैं, जो उनके विधायक दल के नेता है शिवसेना के। और एकनाथ शिंदे ज्यादा नेताओं से बात नहीं कर रहे, गिने चुने 2-3 नेताओं से वो बात कर रहे हैं, जिसमें संजय शिरसाट है, दीपक केसरकर है, और 1-2 नेता है। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पत्ते छुपा कर रखे, खोले नहीं है। अब वो क्या पत्ता है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक गणित मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार के पास 41 विधायक। अभिषेक कह रहे हैं कि अंदर खाने सब कुछ तय हो गया है। अब उन्होंने कहा है कि शाम में वो करेंगे, तो हो सकता है कि वो वहां पर दिखाई दें और शपथ लेते हुए भी दिखाई दें। प्रकाश तिवारी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर। अभिषेक पांडे लगातार सुबह से ही आजाद मैदान पार्क की तैयारियों और वहां पर आने वाले लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। एडिटर नेशनल अफेयर्स केएम शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश सिंह और ओम प्रकाश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी के पास जाए, लेकिन उससे पहले जरा अभिषेक आपके पास एक बार फिर से जरा वहां के बारे में बताइए, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल तमाम सारे जो मेहमान हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, एमएलएस पहुंचना शुरू हो गए हैं। उसमें एक नाम सुमित वानखेड़े का है, जो इस बार आरवी से विधायक बनकर आए हैं। सुमित वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के सबसे पुराने साथी हैं, जो बतौर पीए काफ़ी समय तक रहे, और इस बार वो एमएलए बन करके आरवी मतदार संघ से वो महाराष्ट्र की विधानसभा में गए हैं। सुमित भाई, हर टर्म आपने देखा, ये टर्म किस तरीके से आप देख रहे हैं, और सामने जब आपका बॉस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है? ये टर्म जो है वो अपेक्षाओं से भरा है,
यानी अभूतपूर्व ऐसा समर्थन महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार को दिया है, देवेंद्र जी को दिया है। और उन्होंने एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान देवेंद्र जी के ऊपर रखी है। तो निश्चित ही ये टर्म भी जैसा पहले संघर्षपूर्ण था, चैलेंजिंग था, ये टर्म भी चैलेंजिंग होने वाला है। लोगों को डिलीवरी देनी है और मुझे यकीन है कि देवेंद्र जी अपने महाराष्ट्र को देश का सबसे अच्छा राज्य बना के रखेंगे। आप लगातार शुरुआती दौर से उनके साथ हैं। ग्रहण समारोह में शामिल होने आए हैं और श्री देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अनुभवी नेता हैं। आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। इसके पहले वो महापौर भी रहे हैं। एक लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। पिछले महायुति की सरकार में भी अच्छा काम किए हैं, इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को भारी मतों से यहाँ पर जनादेश देकर सरकार में बैठाई। तो अब अतिथियों का, मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं मुख्यमंत्री के तौर पर जो आज शपथ लेने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस को। और इस वक्त आज़ाद मैदान पार्क में भी बात कर रहे थे अभिषेक, हमारे संवाददाता, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे। अभिषेक, आप वहां पर बातचीत कर रहे थे और हर कोई आज खुश है और इसे एक बड़ी जीत के तौर पर, एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर भी बता रहा है। बिल्कुल, एक जिम्मेदारी के तौर पर तो बता ही रहा है, साथ ही एक कार्यकर्ता को नेता कैसे बनाते हैं। अब तक जितने लोग उनके संपर्क में आए उनको लगातार उन्होंने खींच के ऊपर किया। सुमित वानखेड़े उसका उदाहरण है कि उनके साथ, मुझे लगता है आप मेयर के साथ जब देवेंद्र जी थर्ड टाइम एमएलए थे 2010 से और उसके बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर विरोधी पक्ष नेता बने, फिर से उप मुख्यमंत्री बने। ऐसा लंबा प्रवास जो है पिछले 10-12 सालों का मेरा उनके साथ रहा है। आपको उम्मीद थी कि आपको भी देवेंद्र जी बोलेंगे कि आप जाइए आरवी से चुनाव लड़िए और आइए हमारे साथ? अब पीछे बैठने के सहयोगी नहीं बने, बगल में बैठ के सहयोगी। नहीं, मुझे उम्मीद कभी नहीं थी। देवेंद्र जिस प्रकार के राजनेता है देवेंद्र जी, तो ये उम्मीद तो उनसे कभी नहीं थी और उन्होंने कभी मुझे बोला भी नहीं कि आपको अभी एमएलए बनना है। ये तो पार्टी का डिसीजन था कि मुझे फील्ड पर काम करे और मैं पिछले 3-4 सालों से फील्ड पर पार्टी के लिए काम कर रहा था। उस काम का ये आउटपुट निकला कि मैं चुनाव के लिए मुझे मौका दिया गया और मैं एमएलए बन गया। दूसरे आपके पहले जो है अभिमन्यु पवार एमएलए बन चुके हैं औसा से। हाँ, वो तब की बात थोड़ी अलग थी। और औसा जो हमारी सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी और चुनाव में वो टिकट भारतीय जनता पार्टी को चली गई। तो फिर वहाँ पे अभिमन्यु को खड़ा किया गया। तब वो डायरेक्ट सीएम ऑफिस से टिकट मिलते ही चुनाव लड़ने चले गए। पर उसके पहले काफ़ी सालों से वो एज ए कार्यकर्ता लातूर डिस्ट्रिक्ट में काम करते रहे हैं। मेरे बारे में, मैं पिछले 3-4 सालों से मैं फील्ड पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी मेहनत मैंने संगठन के लिए की है और फिर पार्टी ने चुनाव के वक्त ये शायद डिसीजन लिया होगा कि मेरे में जो चुनाव क्षेत्र है उसका टिकट मुझे दिया जाए और शायद उनका डिसीजन ठीक रहा कि मैं भारी मतों से चुन के आया। बिल्कुल, तो यहाँ पर सुमित वानखेड़े जो उनके पर्सनल असिस्टेंट 2010 से रहे, वो बता रहे हैं कि कैसे उनको इस बार मौका उन्होंने दिया और 3-4 साल से वो काम कर रहे थे लेकिन इस बार मौका दिया और भारी बहुमत से वो जीत कर आए हैं।